यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन गई अमेरिका, और फिर वहाँ से जो डेटा सेंटर में जो चीज़ें पड़ी थी वो चीज़ लेके वापस भी वो इन्फॉर्मेशन आपको शो भी हुई है। तो इतना डिस्टेंस इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया इसने? अगर आपको ये पता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो आपको ये सोचना चाहिए था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स दोनों आपस में कैसे मिलकर रह रहे हैं। अंडे होते हैं, जो एग होता है, ये एक सेल होता है, ठीक है, ये एक सेल है। माउंट एवरेस्ट पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 68 जो है डिग्री सेल्सियस स्केल। मरी में जाएं अगर आप तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 98, और वही बॉइलिंग पॉइंट पानी का प्रेशर कुकर के अंदर 120 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग इसमें आना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है उसके अंदर भाई? अब ये रीजन आपको जानी चाहिए क्यों 18 इसमें पूरे किए बगैर एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए। कि किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, आंसर यही आता है। जितना मर्जी बड़ा सर्कल हो, जितना मर्जी छोटा सर्कल हो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप सबको पता है, पर कभी आपने आपको पता है इस बात का कि जो कैनाल रेज और कैथोड रेज उनको हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ रहा है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास में हैं। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपको सारे एग्जाम्पल्स जो आज मैं इसमें दूंगा वो समझ आने वाली हैं। और अगर आपने इंटर पास कर लिया है, उसके आगे आप किसी और मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन में इंटर हो चुके हैं, फिर भी आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पढ़ने का तरीका चेंज होने वाला है। आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं वो माइंड सेट ही आपका चेंज हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो का, वरना तो इसके इंट्रोडक्शन पर बहुत बात की जा सकती है जितनी इस वीडियो की इंपॉर्टेंस है। वीडियो को शुरू करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 4 ब्लॉक है, SPDF, और जो हीलियम है ना उसको रखा गया P ब्लॉक में। आप लोकेशन देखिएगा वो P ब्लॉक है। और ब्लॉक बनता कैसे है? बेसिकली ब्लॉक बनने का आप ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है जिस भी एटम का, जिस सब शेल के अंदर आ जाता है वो उसका ब्लॉक बन जाता है। सिंपल, मैं इसको बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, आप सबको ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पता होगा, सिंपल सी बात है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं मतलब मेरा बताने का मकसद ये है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करना ही सिखाऊंगा, बेफिक्र रहें आप। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि जो हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, मतलब जो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो तो आ रहा है S सब शेल के अंदर, तो उसको P सब शेल के अंदर क्यों रखा गया है? तो बेसिकली ये मेरा आपको बताने का मकसद है कि देखें, इस तरह से चीज़ों को देखें। अब आपको एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा और आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल की मिस्टेक है ये भाई, ये एक उसका डिफेक्ट है पीरियोडिक टेबल का, कि उसने हीलियम को P ब्लॉक में रखा हुआ है, हालांकि S ब्लॉक में रखना चाहिए था उसको। क्यों रखा हुआ है बाद की जस्टिफिकेशन है, पर इसको डिफेक्ट मानते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप सबको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनती हैं पोलर जो होता है मॉलिक्यूल, उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उनके दरमियान जो पॉजिटिव, उनका पार्शियल पॉजिटिव वाली जो एटम कह लो या साइड कह लो वो होता है, या पोल कह लो आप, क्योंकि डाइपोल भी हम बोल रहे होते हैं। तो अब बात यह है कि जो पार्शियल पॉजिटिव है वो पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जो उसी की स्पेशल टाइप है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे जो बताने का वो ये है, देखें ये हमारे पास ट्रेंड है बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होते हैं। जिसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है उस पर नेगेटिव, और जिससे दूर चला जाता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके माइंड में, मेरा बताने का मकसद ये है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आना चाहिए था वो ये था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद आती है ऑक्सीजन की, उसके बाद आती है क्लोरीन की। बट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो चीज़ें, जो 3 एटम होते हैं वो इनको रखते हैं, यानी कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मान के चलते हैं कि जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जब इनमें से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, इनमें से किसी एक पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होगा, जब इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनेंगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पर मेरा यहाँ पे बताने का ये पॉइंट है कि आपको ये सोचना चाहिए था कि देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को फॉलो करें तो पहले 3 एलिमेंट तो ये बनते हैं, तो नाइट्रोजन की जगह पे क्लोरीन को आना चाहिए था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। अब आपको सोचना यह है कि आखिर क्लोरीन को निकाल दिया गया है और नाइट्रोजन को ऐड कर लिया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टाइप में, ऐसा क्यों किया गया है, ये आपने बेसिकली सोचना है। अगर आपको आज तक इस चीज़ का नहीं पता था तो अभी पता चल गया, अगर पहले पता था इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है तो सोचो और आंसर्स फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट मतलब पॉइंट पे आते हैं। अब देखें, आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली
बेसिकली ये है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जो उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और उनके दौरान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जिन्होंने 9th पढ़ ली है उन्होंने ये लॉ पढ़ लिया है, वैसे तो इससे पहले भी इसकी बातें हो गई हैं, पर एक फैक्ट ये है आप सबको पता है। अच्छा, इससे एक चीज़ और भी माइंड में रखें कि अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सबने पढ़ा है तो उससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी तो वो पास पास आएंगी, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमारी अर्थ भी सूरज के चक्कर लगा रही है, वो तो सन के पास नहीं जा रही, वो तो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, पर एटलीस्ट इतना तो मान ही सकते हैं ना कि आप कम से कम कि दूर तो नहीं जाएगी बॉडी। ये तो आप सब मानेंगे ना कि इनको दूर तो नहीं जाना चाहिए। पर फैक्ट ये है कि हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रही है, हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, मतलब चीज़ें एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी दूसरी बॉडी से, या आप इसको बड़े लेवल पे देखें, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। हो सकता है आज तक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट हो कि गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएंगी ग्रेविटी की वजह से, पर रियलिटी ये है कि ये तो दूर जा रही हैं। मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से दूर जा रही है, जो हमारे सबसे करीब वाली जो है गैलेक्सी में उसकी एग्जांपल दे रहा हूं, वो उससे दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा कुछ और चीज़ भी है जो मतलब एक देखें ना, ये अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इसका मतलब है कि अट्रैक्शन है ये यहां पे इन दोनों बॉडीज के दरमियान, पर कुछ ना कुछ तो रिपल्शन भी है ना, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स ऐसी भी है जो इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से दूर कर रही है। तो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे ये सारी बातें मैंने ठीक आपको बताई हैं, पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये पता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है तो आपको ये सोचना चाहिए था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स दोनों आपस में कैसे मिलकर रह रहे हैं, क्या चीज़ है दरमियान में। फिर आपको इस सर्च में निकलना चाहिए था, इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में जाना चाहिए था कि आखिर यूनिवर्स क्यों एक्सपैंड हो रही है। फिर मे भी आपको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट समझ आता है और ये सारी चीजें, पर मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि एटलीस्ट क्वेश्चंस तो करना सीखें। पढ़ने का तरीका ये होता है कि इस तरह से पढ़ा जाता है। एक और आगे पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अब मैथ वाले नाराज ना हो जाएं, इसलिए मैंने पहले मैथ की एक पॉइंट यहां पे शामिल कर लिया। मैं इसका जस्ट फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि आपने आज तक हो सकता है ये पाई है एक मैजिकल नंबर है, ये मैं बताता हूं क्यों ये जादुई नंबर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं उससे पहले कि आपने पाई को इस तरह से कभी देखा ही नहीं होगा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जितना मर्जी बड़ा सर्कल हो और जितना मर्जी छोटा सर्कल हो, उसका जो सरकमफेरेंस होता है, अब सरकमफेरेंस कहते हैं बाउंड्री को, जैसे ये सर्कल है ना, ये जहाँ पे मैं ऐसे ऊपर ये सारी की सारी बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है और डायामीटर इसका है बेसिकली सेंटर से जो इस तरह से कोड पास होगी, बाउंड्री के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, लेकिन जो पास हो सेंटर से, जैसे इस सेंटर से पास हो रही है ना, ये इसका डायामीटर है। तो अब पाई पता है क्या है, पाई की वैल्यू कैसे निकली थी, पाई की वैल्यू निकली थी जब भी सरकमफेरेंस को आप डायामीटर से डिवाइड करेंगे, हमेशा आंसर आपके पास 3.14 एंड सो ऑन निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा पाई की वैल्यू आएगी। मैं रिपीट करता हूं, गौर से सुन लो जो मैं बात बोल रहा हूं। आप घर में किसी सर्कल को आज पकड़ लें और उसकी मेजरमेंट करें, और मेजरमेंट करें आप उसके सरकमफेरेंस की, यानी कि उसके बाहर ये बाउंड्री है इसकी मेजरमेंट करें, और फिर इसके एक पॉइंट से जैसे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे मेजरमेंट करें, ठीक है, और उनको यानी कि डायमीटर और सरकमफेरेंस इन दोनों की मेजरमेंट करें और इन दोनों को डिवाइड कराएं, और आपको ये आंसर मिलेगा 3.14। अब इसका आंसर मिलेगा। मजेदार बात यह कि हर सर्कल के लिए, जितना मर्जी बड़ा सर्कल है जितना मर्जी छोटा सर्कल है, तो चीजों के कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि चीज ड्राइव कहां से हुई है, कहां से निकल के आई ये चीज। तो पाई बेसिकली यहां से निकल के आया है, सर्कल में से। ये एक मैजिकल नंबर है कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, आंसर यही आता है, जितना मर्जी बड़ा सर्कल हो जितना मर्जी छोटा सर्कल हो। चलिए जी, अब अगला जो पॉइंट है वो कंप्यूटर के लोगों के लिए है। आई होप के जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि कंप्यूटर इंटरनेट कैसे वर्क करता है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि इंटरनेट में यानी कि मैं भी जिस तरह से मैं बताऊंगा इस तरह से आपने नहीं देखा होगा। इंटरनेट का जो काम करने का तरीका आपने कभी सर्च जरूर करना है, हाउ इंटरनेट वर्क, क्योंकि मैं यहां बस हल्के हल्के 2-3 पॉइंट बताऊंगा, आपको इसको इन डेप्थ जानना है जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। तो आप जो सर्च करते हैं ना, सबसे पहले आपकी वो सर्च मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका में जाती है। आपकी सर्च, आपने सर्च किया, लेट कर लेते हैं कंप्यूटर नोट्स के लिए, ठीक है, आपने गूगल किया कि कंप्यूटर नोट्स चाहिए आपको 9, 10, 11 किसी भी क्लास के, तो आपने जब ये सर्च किया तो आपकी सर्च पहले यहाँ से, आप रहते हैं यहाँ पाकिस्तान इंडिया है, यहाँ से आप बेसिकली यहाँ नहीं है, थोड़ा सा इधर है, ये देखिए यहाँ पे मैं भी इसको जूम भी करके दिखा देता हूँ, ये दोनों है। यहाँ से आपकी सर्च ने पहले जाना है ऐसे अमेरिका,
ठीक है। और वहाँ से इस सर्च ने जो वहाँ पे उसके डेटा सर्वर पड़े हुए, मतलब वहाँ उसका पड़ा हुआ है, आप ये समझें कि स्टोरेज सिस्टम सारा जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पे स्टोर है, ये इनके डेटा सेंटर्स है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वहाँ से उसने वापस आना है। पर आप ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार हम सर्च करते हैं, सर्च का बटन दबाते हैं, अगले 10 सेकंड में बहुत बोल रहा हूँ, अगर इंटरनेट की स्पीड ठीक है तो विदाउट एनी टाइम डिले हमारे पास हमारा रिजल्ट जो हमने सर्च किया था वो आ जाता है। तो इतनी स्पीड से कैसे देखें, यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन गई अमेरिका और फिर वहाँ से जो डेटा सेंटर में जो चीज़ें पड़ी थी वो चीज़ लेके वापस भी वो इन्फॉर्मेशन आपको शो भी हुई है। तो इतना डिस्टेंस इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया इसने? तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास डेटा जा रहा होता है, ये स्पीड जो होती है इसकी, ये लाइट की स्पीड होती है। और अब लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट 1 सेकंड में हमारी ज़मीन के तकरीबन 7.5 चक्कर लगा सकती है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। तो ये इस तरह से इंटरनेट वर्क कर रहा होता है। मे बी आपने आज तक ऐसे सोचा था कि नहीं सोचा था, पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेट ऐसे वर्क करता है कि आपकी सर्च पहले जाती है इतनी दूर और वहां से आती है वापस आपके पास, और ये जाती किसके जरिए? ये है जी वो ऑप्टिकल फाइबर, इसके जरिए जाती है। हमारे जो सर का बाल है ना उससे भी बारीक इसमें वायर्स होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है ये, और इसमें जो है जाती हैं वो क्या कहते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन कह लो आप, जो डेटा के पैकेट्स होते हैं वो जाते हैं और फिर वो हमारे पास वापस भी आते हैं इन्हीं के जरिए। और ये हमारे ओशंस में, मतलब ओशंस के अंदर ये सारा पूरा जाल बिछा हुआ है। जब कभी आपने सुना होगा कि इंटरनेट जो है नहीं आ रहा, कि वो जो केबल है वो कट कर दी है किसी बहुत बड़ी मछली ने, तो ये यही वायर होती है ना जिसको वो कट करती है, इसके बंडल्स होते हैं उसको कट कर देती है, नेट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अब जा नहीं पा रही है। रास्ते में जो रास्ता था, जो पाथ था, जो केबल थी जो हमारा डेटा या हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जा रही थी और वापस आ रही थी, वो कट हो गई है, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो ऐसा होता है। और अभी तक गूगल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे हर इस तरह की कंपनी का, जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका डेटा से बहुत बड़ा लेना देना है डेटा से, तो वो उनके अपने डेटा सेंटर्स होते हैं। तो गूगल का यहाँ पे हमारे पास, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कोई डेटा सेंटर नहीं है। आप चाहे यहाँ पे देख लें, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देखें ये इंडिया आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ये यहाँ पे आप बांग्लादेश भी देख लें। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी आप जब गौर से देखेंगे इस इलाके के अंदर, यहाँ पर तो कोई भी डेटा सेंटर नहीं है गूगल का। तो इसका मतलब है कि कम से कम हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ तक जा रही है, या तो यहाँ साउथ कोरिया जा रही होगी या यहाँ थाईलैंड जा रही होगी, पर मोस्ट प्रोबेबली कि अमेरिका जा रही होगी। इतना डिस्टेंस कवर करके वो जाती है, फिर वापस आती है, हमें शो होती है। तो मुझे नहीं पता आपने इस तरह से आज तक सोचा था कि नहीं सोचा था, पर हमारा जो इंटरनेट है वो इस तरह से वर्क करता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट चलें जी, हमारे पास केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में डील होता है, पर ज़्यादा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ये। अब ये देखें, आप सब ने आज तक पढ़ा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, ठीक है। पर आपने इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर कभी गौर नहीं किया होगा। मैं आज आपको बताता हूँ क्या प्रेशर, इसका एक्सटर्नल प्रेशर का क्या लिंक होता है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। जिनको बच्चों ये आते हैं ना, मैं जो बात बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बहुत बच्चों वाली बातें लग रही होंगी, तो उनके लिए मेरा ये समझ लें कि मेरी तरफ से एप्रिसिएशन है कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं बच्चों, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, वो लाइक स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में कामयाब भी जरूर होंगे। बट जिनको आज मेरी बात ये शॉकिंग लग रही है, जिनको ये बात कुछ नहीं लग रही है, जिनका माइंड थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप इस तरह से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपने पहले चीज़ों को ऐसे नहीं देखा जैसे मैं आज बता रहा हूं। अभी तो कुछ पॉइंट्स मैं और भी बताऊंगा, हो सकता मेरा अपना आइडिया है कि हर बंदे को इस वीडियो में कहीं 2-3 जगह पर शौक लगने वाला है, मतलब उसको लगेगा कि अच्छा यार ऐसा होता है। तो क्योंकि मैंने इसमें हर फील्ड के फैक्ट शेयर किए ना। अगर बायो वाला बच्चा है उसको कंप्यूटर का, मैथ का शौक लगेगा कि यार अच्छा ऐसा होता है। मैथ वाले को बायो के फैक्ट्स पता चलेंगे तो वो कहेगा ओके, मतलब ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, बायो में ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, डिटेल में देखिएगा, इसको तसल्ली से देखिएगा। आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जो फिर हमारे नॉर्मल प्लेस, अपने घर को कंसिडर कर लें, अगर आप एक पहाड़ी इलाके पर नहीं रहते हैं, मतलब मरी वाली साइड पर नहीं रहते हैं, किसी हिली एरिया में नहीं रहते हैं, तो आप अपना घर कंसिडर कर लें। और फिर मैं एक प्रेशर कुकर की एग्जांपल देके चलता हूँ। इन सब में एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करके पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर दिया जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस स्केल। मुझे नहीं पता आज तक आपने ये बात सोची है कि नहीं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, और होता भी है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 68 जो है डिग्री सेल्सियस स्केल। मरी में जाएं अगर आप, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 98, और वही बॉइलिंग पॉइंट पानी का प्रेशर कुकर के अंदर 120 डिग्री है। यही वजह है प्रेशर कुकर में जो चीज़ें पकती हैं वो जल्दी पक जाती हैं। मरी में अगर आप उसी चीज़ को पकाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर माउंट एवरेस्ट पे पकाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट का ये रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, और बॉइलिंग पॉइंट का सारा खेल है। और अगर
आप कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ पकाओगे जिसको पकने में ज़्यादा देर लगती है, तो माउंट एवरेस्ट पे तो वो पकाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये देखें ना। अब आप जो है चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। एक बड़ा ना 9th क्लास के लेवल का एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होता है। मोस्टली बच्चे उसमें उसको समझने में ना मिस्टेक करते हैं। बेसिकली पॉइंट ये होता है कि चेंज इन पोजीशन क्या कहलाती है। उसमें ऑप्शन होते हैं डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट इसका सही ऑप्शन है। उसकी वजह ये है, वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि जब पोजिशन का जिक्र आया तो पोजिशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजिशन में हम ऐसे बता रहे होते हैं कि यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी पोजिशन है, तो डायरेक्शन मैटर करती है। जब डायरेक्शन मैटर करती है तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर में कोई चेंज आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा ना। तो इस तरह से चेंज इन पोजीशन हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। अब मजेदार बात है, इससे अगला पॉइंट देखें। ये दोनों लिंक्ड थे, मैंने पास पास लिखे हैं। ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्केलर है। क्यों स्केलर, ये आपको सोचना चाहिए था। जब वर्क डन का फॉर्मूला 6th चैप्टर होगा, ये 9th क्लास में, 9th क्लास हो सकता है आपका चैप्टर का नंबर कुछ और हो। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक्स चेंज हो गई हैं आप सबकी। जिसने रट्टे लगाए हुए थे ना, उसका काम खराब हो गया। जिसने कॉन्सेप्ट और समझ के पढ़ा था वो बच्चा अब कामयाब होगा। अगर आपको अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाना होगा ना, तो जिसने रट्टा लगाया होगा, जिसने चीज़ों को समझा नहीं होगा, वो अब अपने आने वाले जो 9th 10th के बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा सकता। वो जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं, उन जो 9th 10th में भी उनके होंगे, जानने वाले हैं, छोटे बहन भाई हो सकते हैं, उनको अब वो नहीं पढ़ा सकता जो रट्टेबाज इंसान था, जो रट्टे पे जोर देता था। क्यों? क्योंकि बुक्स चेंज हो गई ना। उससे तो रट्टा लगाया था किसी और चीज़ का, उसको तो पता था कि क्लोरीन है और सोडियम है, ये एक दूसरे से जो है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। उसको नहीं पता था कि ये भाई मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं, या ग्रुप 1 2 के और ग्रुप 5 6 7 के मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं उसको, या फिर इलेक्ट्रॉन निकालने वाले और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले यानी कि मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रिक वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर उसको कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता था, एग्जांपल चेंज हो जाएंगी नई बुक के अंदर, एग्जांपल में और चीज़ें आ जाएंगी। हो सकता है एन की जगह पर Mg आ जाए, है ना, क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन आ जाए, कुछ और आ जाए, इस तरह के मतलब मेटल चेंज हो जाए, नॉन मेटल चेंज हो जाए, तो बस फिर उसके लिए वो नहीं पढ़ा सकता जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, पढ़ाना एक मतलब अलग मैं इसको समझा रहा हूँ। हालांकि उसको जब खुद समझ नहीं होगी ना, वो खुद भी नहीं पढ़ पाएगा अगली क्लासेस में, उसको बहुत बहुत मतलब मुश्किल होगी। तो इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़ें आप। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं अब वो ये है कि ये हो गया वर्क डन, और ये जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनका जो आंसर निकल रहा है वो क्यों स्केलर है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था। मेरा पॉइंट ये है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। अगर आया था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो ये आपने सही से नहीं पढ़ा। तो अब आप इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएं कि भाई जब दो वेक्टर हैं, है ना, अभी तो हमने कहा था अगर ये वेक्टर है तो आंसर भी वेक्टर आया। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उनमें से स्केलर आंसर क्यों मिल रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड वालों को पता है क्यों मिल रहा है, पर 9th 10th वालों को भी पता होना चाहिए क्योंकि उनके सिलेबस में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उनके बुक के अंदर ये बात बताई हुई है कि वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो ये इसलिए है क्योंकि जब वेक्टर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो आंसर हमें स्केलर मिलता है। ये इसकी रीज़न ये है। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट है वो इसके डिटेल में भी जाए। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो भी केमिस्ट्री से रेलिवेंट है। उसके बाद जो है हम एक बायो का भी वो लेंगे जो है पॉइंट, लेकिन पहले ये वाला देख लेते हैं। आप सबको पता है जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया है। और अब उसके एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सब ने पढ़ा है कि के जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद एल में 8, एम में 18 आते हैं। तो मेरा पॉइंट नहीं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, क्यों है, क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं। आप उन तक तभी पहुंच पाएंगे ना जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आप सही तरीके से पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे। तो मेरा पॉइंट बस वही है कि सोच समझ के पढ़ना कैसे वो सिखाना मैंने। ठीक है, आंसर्स आप तो खुद ढूंढ लेंगे। जब जिस बंदे के पास क्वेश्चंस अच्छे हैं ना, बस समझ लो वो बंदा सही पढ़ रहा है। जिस बंदे के पास सारे आंसर्स हैं ना वो ठीक है, पर जिस बंदे के पास नए नए प्यारे प्यारे अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस है ना, वो उस बंदे का नॉलेज, उस बंदे की थिंकिंग, उस बंदे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल है, वो बेस्ट बंदा है। क्योंकि आप आंसर तो कहीं ना कहीं से पकड़ ही लोगे, कहीं ना कहीं से किसी ने लिखा होगा, किसी बुक में होगा, मिल जाएगा। क्वेश्चंस अपने होते हैं, और जब दिमाग में कोई चीज आती है तो फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप उनके आंसर्स ढूंढोगे, फिर अच्छे से समझ भी आएगी। अब मेरा यहाँ पे ये मानना, मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कैल्शियम का और पोटाशियम दोनों के एग्जाम्पल दिए, उनके ना एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
पर मैंने अभी बताया कि ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग इसमें आने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है उसके अंदर भाई? अब ये रीजन आपको जानी चाहिए, क्यों 18 इसमें पूरे किए बगैर एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, क्यों चले गए? अब इसका आंसर आप ढूंढिएगा, मैं इसका एक लाइन में आंसर बता देता हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन्स कम जो है कह लें सब शेल बोल लें, ऑर्बिटल बोल लें, कम एनर्जी वाले सब शेल या ऑर्बिटल को फिल करते हैं, फिर उसके बाद वाले या उससे हायर एनर्जी वाले सब शेल, ऑर्बिटल्स या शेल्स को फिल करते हैं। ये रीज़न है इसकी, और इसकी डिटेल में जब आप जाएंगे 9th-10th वाले बच्चे जाएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये इसका आंसर इस तरह से है, और मेरी जो लाइन बोली हुई वो समझ आ जाएगी उनकी, और जो फर्स्ट या सेकंड वाले बच्चे उनको ऑलरेडी आ रही होगी। उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई बायो वालों का है। बायो वालों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनको आता है बेस्ट है, जिनको नहीं आता वो सोचे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो आपने बताना है। अगर आपको नहीं पता है, अब आप कहोगे कि सर जो सेल होता है वो तो बहुत छोटा होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं वरना तो नज़र भी नहीं आता, इतना छोटा होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लार्जेस्ट सेल है ना हमारे पास इस वर्ल्ड में, वो तकरीबन 1.4 kg या 1.5 kg, ज़्यादातर 4 लिखा होता है, 1.4 kg मैस का सेल है वो, इतना बड़ा सेल है वो, आपके लिए नजर नहीं आता सेल। तो बायो वाले बच्चों ने अगर आज तक नहीं पता था आपको, तो मैं आज आपको बता देता हूं, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट सेल है, और जो ये अंडे होते हैं, जो एग होता है, ये एक सेल होता है, ठीक है, ये एक सेल है। और अगर किसी को पता था कि ये सेल है, मतलब उसको पता था कि भाई जो अंडा है वो सेल होता है, तो फिर उसको ये जानना चाहिए था कि वो प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है, उसको ये जानना चाहिए था। फिर अगर आपको इसका आंसर पता है तो समझे आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अगर नहीं पता है तो बस फिर इसके आंसर जानना शुरू करें। मेरा काम था कि आपके माइंड में आंसर्स को क्रिएट कर देना। अभी आगे भी शायद 1-2 पॉइंट और हैं, वो भी देखते हैं जी। अभी 2-3 पॉइंट हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा, आप सबको पता है कि कैनाल रेज और कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप सबको पता है। पर कभी आपने ये आपको पता है इस बात का कि जो कैनाल रेज और कैथोड रेज उनको हम देख नहीं सकते, वो इनविजिबल होती हैं। तो फिर कैसे उस बंदे ने देखा कि कैथोड रेज कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं, किधर जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। दूसरी वाली जो कैनाल रेज हैं वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड से निकलती नहीं बाय द वे, वो मतलब वो उन्होंने ऐसा सोचा कि वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। उसने कैसे देखा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन क्यों नहीं आया? अगर आपको ये पता था कि वो इनविजिबल होती हैं, और अगर आपको यही नहीं पता कि कैनाल रेज और कैथोड रेज इनविजिबल होती हैं, उनको हम देख नहीं सकते, तो भाई बुरी बात है। ये पता होना चाहिए था आप लोगों को, मतलब आप सही से नहीं पढ़ते हैं फिर, ठीक है, आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये इनविजिबल होती हैं। अब आपने ये बताना है, आप मतलब कॉमेंट कर सकते हैं, नहीं भी करना यार, अपने नॉलेज के लिए तो ज़रूर सीखो ना, कि आखिर इनको कैसे उसने ऑब्जर्व किया। जैसे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, तो उन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया था जब वो नजर ही नहीं आ रही हैं। प्लस इसके साथ एक और पॉइंट का आंसर भी जानिएगा, वो ये है कि जो कैथोड रेज है ना, ये इसका आसान सा आंसर है, पर ये बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ये भी इसका आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका आंसर आपको जरूर जानना है। वो ये है कि जो कैथोड रेज होते हैं ना, जब मतलब कैथोड रेज जो निकलती हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है जिन रेज से हुई थी, वो कैथोड रेज हैं। जो कैथोड रेज हैं वो गैस जो उसके अंदर फील्ड है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैसेज है ना, उनसे उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी गैस डालो वो मैटर नहीं करती है, ठीक है, इनके लिए, कैथोड रेज के लिए। पर जो अंदर गैस डाली वो मैटर करती है, किसके लिए? कैनाल रेज के लिए। आखिर ये क्यों है, ऐसा क्यों है? कैथोड रेज जो अंदर गैस है उसका कोई लेना देना क्यों नहीं है कैथोड रेज के साथ, और इस कैनाल रेज का क्यों लेना देना है जो अंदर गैस है उसके साथ? ये आपको आंसर जानना है। और बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा, जो कैनाल आपके डायग्राम में इसलिए बताइए कि आपको देखा लगे टॉपिक है यार, ये तो पढ़ा हुआ था हमने, ठीक है। प्लस आपके पास एक और भी, जब कैनाल रेज की डिस्कवरी होगी ना, आपने देखा होगा कि परफोरेटेड जो है ना, वो इधर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ देखी थी आपने जिसमें सुराख थे। तो आपने देखना है कि वो ऐसा क्यों कैथोड या एनोड यूज़ किया गया था जिसके अंदर सुराख है। ये भी आपने आंसर उसका तलाश करना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर किसी को इन डेप्थ पता है तो वो जो है बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कॉमेंट में आंसर बता सकता है, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 पॉइंट हो गए। मैं 2-3 पॉइंट और बताता हूँ। मैंने अभी इसमें एक पैराग्राफ भी ऐड किया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे चीज़ों को देखना है आपने। मैंने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है, जो ऑलमोस्ट आप सबने पढ़ा होगा, मैंने उसका पूरा पैराग्राफ ऐड किया है, उसमें चीज़ों को हाईलाइट किया है कि इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं भी वो दिखाता हूँ आपको, मैंने इधर ऐड किया हुआ, अभी आपको स्क्रीन पर मैं शो करवाता हूँ। उससे पहले 3-4 चीज़ें और देख लें।
देखें, अब मैं मोटे मोटे 3-4 फैक्ट बताता हूं आपको इस तरह। अब डेली लाइफ में भी चीज़ों को सही देखें, पहले आप बुक की चीज़ों को देखें, जब बुक के समझ आने लगे फिर उस बुक की चीज़ों को डेली लाइफ से लिंक करें। असल तो काम ही ये है, असल पढ़ाई ही ये है कि जो बुक की चीज़ें हैं उनको डेली लाइफ से रिलेट करना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। अब आप सबको पता है जब हम अंडा बॉयल करते हैं उसमें डिंपल पड़ जाता है, मतलब छोटा सा एक उसके अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, एक साइड से अंदर धंसा होता है। वो आपको जानना चाहिए था वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आपको अब इसका आंसर मतलब ढूंढना है और फिर उसको जो है कमेंट कर देना है ताकि बाकी सबको पता चले। और हर बंदा अपना अपना जो है ना आंसर ढूंढे, लाजमी ढूंढे, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए आंसर ढूंढेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबकी अपनी अपनी बात है, हर किसी का अपना अपना नॉलेज है, सब अपनी अपनी तलाश करें। नेक्स्ट, जो कोल है और जो ग्रेफाइट है और जो डायमंड है वो एक ही तरह की चीज़ से बने होते हैं, कार्बन से, ठीक है। और कार्बन एक एटम है जो कि C6 आपने पढ़ा होगा, कार्बन 12 आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर। तो यही वो कार्बन है जिससे डायमंड भी बना होता है, ग्रेफाइट भी, और जो है वो कोल यानी कोयला भी। तो अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने एक जस्ट फैक्ट शेयर किया है आपको कि देखें यार कोयला भी उसी चीज़ से बन रहा है और जो डायमंड यानी कि हीरा है वो भी उसी चीज़ से बन रहा है। तो आप इसके बारे में सोचें कि इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है बेसिकली वो है जो हमारी पेंसिल का सिक्का है, जो कच्ची पेंसिल होती है, जो लेड पेंसिल होती है, उसका जो अंदर सिक्का होता है जिससे हम लिख रहे होते हैं वो ग्रेफाइट है। तो इन तीनों में ऐसा क्या डिफरेंस है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है बेसिकली कार्बन की, तो इनके बारे में चेक करें आप, स्पेशली इन दोनों के बारे में देखें। ओके, नेक्स्ट वाला हमने अभी पढ़ा, आप सब ने पढ़ा होगा 9th-10th में। वैसे इस चीज़ के बारे में बड़ी क्लासेस वाले बच्चों को पता होगा, पर 9th-10th वालों ने सब ने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं एटम्स, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। पर आपकी ही बुक से मैंने एग्जांपल उठाई है, आपने BF3 को भी पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, और PCL5 को भी पढ़ा होगा। ये दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं पर एग्जिस्ट करते हैं। आखिर क्यों, आपको फिर पता चलेगा कि ऑक्टेट रूल को कुछ लिमिटेशंस है, ऑक्टेट रूल सब फॉलो नहीं करते हैं, ये फाइनल नहीं है। तो आप चीज़ों को थोड़े और बड़े लेवल पर जाकर देखना शुरू करोगे। अभी से देखना शुरू करोगे तो आगे चीज़ें शॉकिंग नहीं ना लगेंगी आपको, अच्छा यार जो हम पढ़ते रहे थे वो सारा गलत था, तो वो वाला पॉइंट आपके माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि यार जो BF3 है और जो PCL5 है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होंगे, आप चेक कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, तो आपने जानना है कि ऐसा क्यों है। फिर मैं बुक के बाहर जाके एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और दे रहा हूँ कि आपने डेली लाइफ में कैसे चीज़ों को देखना है। अब डेली लाइफ में जो आपने चीज़ों को देखना है उसमें एग्जाम्पल ये है कि आप सबके घरों में माचिस होती है, आपने देखना है जो माचिस के ऊपर केमिकल लगा होता है वो क्या कौन सा केमिकल है। ऐसे क्या है कि हम मैच स्टिक को स्ट्राइक करते हैं उस टिप से के ऊपर और वो आग जल जाती है। भाई जब हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का एक रिएक्शन हो रहा है तो उस पर गौर करें ना, उसको देखें कि क्या क्या केमिकल्स हैं उसमें, क्या सल्फर है, फॉस्फोरस है, आखिर क्या चीज़ है वो, उसको देखें आप। ये मैंने बाय द वे हिंट दिया है, कोई एक इनमें से। नेक्स्ट वाले पॉइंट में, अब मैंने सारा इसलिए बताया था, मैं इसको पहले बता चुका हूँ कि सिलेबस सारा चेंज होने वाला है। और मजेदार बात ये जो चेंज हो रहा है ना, ये दोबारा से भी चेंज होगा, विद इन 5 ईयर इंशाल्लाह ये दोबारा चेंज होगा, मैं अभी ये गारंटी कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि AI ने आ जाना है, ठीक है। और AI ने बहुत सी चीज़ों को चेंज कर, आ गई है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, और इसकी वजह से दोबारा से सारी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। उसके अलावा जो कंटेंट होगा वो सारा चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगी, कंटेंट चेंज हो जाएगा, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें तो आपके लिए चीज़ों को समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, और आपको बड़ी क्लासेस में बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पैराग्राफ जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ चीज़ों को, जिसको आपको देख पता चले कि किस तरह से पढ़ना होता है। देखें, आपको जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए था कि गोल्ड फॉइल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया क्यों था रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये जानने के लिए किया था कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये एक एटम के अंदर इकट्ठे कैसे हैं, ये कोलाइड क्यों नहीं, एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते एटम। मतलब ये उसका था कि एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, पर एटम ख़त्म नहीं होता, वो तो मतलब एग्जिस्ट करता है। तो फिर उसने इस चीज़ को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे इकट्ठे रहते हैं। फिर अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इतनी बारीक शीट है बेसिकली गोल्ड फॉइल की, ये आपने देखना है कि इसकी कितनी सी विड्थ है। उसके बाद हीलियम न्यूक्लियाई क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं और उनको हम रेडियम और ये पोलोनियम से कैसे लेते हैं या उनसे कैसे निकालते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है पेनिट्रेट होना क्यों ज़रूरी है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्यों ज़रूरी है अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अल्फा पार्टिकल के लिए जब वो हमने किया है तो फोटोग्राफिक प्लेट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसको क्यों यूज़ किया है। यहाँ पे जब इसका कॉन्सेप्ट देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि यार वाकई जब ये चीज़ें देखें, जब ये लाइन जब आपने पढ़ी थी ना
तो आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और जब आप इसकी ज़रूरत को देखते ना तो आपको पता चलना था कि वो जो कैथोड और कैनाल रेज हैं वो इनविजिबल होती हैं, इसीलिए जब वो किसी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, ये चीज़ है बेसिकली वो जब इस तरह की स्क्रीन पर ये जो है ये लाइन आप जब पढ़ोगे इस पर जब वो जो है वो स्ट्राइक करती हैं तो वो लाइट इमिट करती हैं, और उस लाइट की इमिट होने से हमें आइडिया होता है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कोई चीज़ टकरा रही है आके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए चीज़ों को। आपके बाद उसके बाद इन्होंने प्रूव किया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो रॉन्ग था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, ये वाला जो है लाजमी पता होना चाहिए आपको कि ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या था जिसको रदरफोर्ड ने गलत प्रूव किया था। तो आई होप कि मैं आपके पढ़ने के मेथड में थोड़ा सा चेंज ला पाया होऊंगा, मैंने आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज किया होगा पढ़ाई को लेके। इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरह के कोई 2 4 8 10 पॉइंट में और भी डिस्कस करूं आपकी ही टेक्स्ट बुक से, तो आप मुझसे वो मतलब शेयर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपने उसमें मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो कॉमेंट्स नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हैं, हालांकि उनका दिल कर रहा होता है कॉमेंट करने का, चीज़ पूछने का, पर वही ना हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या हमें शर्मिंदगी होती है। तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, समझने में कोई मसला नहीं है। मतलब ये हमारी एक समझ लें कि जो तालीम, नॉलेज, इल्म ये कहीं से भी मिल रहा है ना बच्चों, ले लेना है आपने, ठीक है। और हो सकता है आपके क्वेश्चन से मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिले, मुझे उसका आंसर ना आता हो, मैं उसको सर्च करूं, मेरे नॉलेज में इजाफा हो, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, तो ये अच्छा है। इस तरह का एक एनवायरनमेंट सीखने सिखाने का होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह से चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर।